हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी और तैयारी कैसी चल रही है आपकी, कमेंट करके जरूर बताइए। अभी 1 जुलाई से आपकी स्कूल खुलने वाली है, तो आपकी रेगुलर वैसे भी स्टडी स्टार्ट होने वाली है। आज से मैं जो 12th क्लास है उसमें जो ह्यूमन फिजियोलॉजी दे रखी है वो स्टार्ट कर रही है। ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि मानव कार्यकी। तो इसमें हम पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र, इन सभी के विषय में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन। आज की वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, जिसमें कि आपको पता चल जाए कि आगे आने वाले वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो उसमें हम जो ब्रीफली अध्ययन है, यानी कि सब जो जितने भी तंत्र हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उनके बारे में एक बार जरूर देखेंगे आज इस वीडियो में। यह वीडियो 10th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, नीट, रीट और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जिनको जरूरतमंद बच्चे हैं उनको ये वीडियो प्राप्त हो सके, जिससे इनकी स्टडी लगातार आगे चलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इंग्लिश और हिंदी में मैं दोनों ही रूपों में बताता रहूंगा। इससे मानव कार्यकी यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि 12th क्लास की एनसीईआरटी और साथ में जो राजस्थान यानी कि अजमेर बोर्ड की बुक है उनमें एक अलग से यूनिट है ये। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि मानव कार्यकी की बात में देखें तो इसमें सबसे पहले बात करें कि जो ह्यूमन होता है उसकी संरचना कैसी होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम मानते हैं ये, मान लीजिए कोई ह्यूमन की सामान्य स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें ये वाली जो संरचना होती है ये एकदम से क्या होती है, खोखली होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, सिलोमिक कैविटी या सिलोम गुहा भी कहते हैं। और सामान्यतः बात करें तो इसके मध्य में एक विरोधक या फिर बात करें डायफ्राम उपस्थित होता है। इसे हम तन्नुपट भी कहते हैं, हिंदी में तन्नुपट कहते हैं और अंग्रेजी में हम डायफ्राम कहते हैं। ये इस गुहा को क्या करता है, 2 भागों में बांट देता है। इसमें ऊपर वाला भाग कहलाता है थोरेसिक कैविटी, या हिंदी में बोलते हैं इसे वक्ष गुहा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही शब्दों में बताता रहूंगा मैं आपको। इसे क्या बोलते हैं, वक्ष गुहा कहते हैं। और इसकी बात करें तो इसे बोलते हैं अब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी या इसे उदर गुहा कहते हैं। इसके बाद में ये 2 भाग होते हैं, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी में क्या होता है, यहाँ पे आपका जो श्वसन तंत्र होता है वो उपस्थित होता है। तो ये आप अच्छे से याद रख लेना, जब हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो उस समय अच्छे से आप ध्यान में रख लोगे तो ये अच्छे से याद आ जाएगा कि कहाँ पे इसकी उपस्थिति होती है। और ये वाला पार्ट होता है, इसमें स्थित होता है आपका पाचन तंत्र। और इस पाचन तंत्र के नीचे देखो, यहाँ पे ये वाला भाग नीचे तक होता है, और नीचे ये वाला जो भाग होता है इसे बोलते हैं हम पेल्विक कैविटी। इसे पेल्विक कैविटी बोलते हैं, और इस पेल्विक कैविटी को हिंदी में कहते हैं श्रोणि गुहा। श्रोणि गुहा। तो सबसे पहले बात करें तो जो डायफ्राम होता है वो क्या करता है, हमारी जो सिलोमिक गुहा होती है इसको 2 भागों में बांटता है। इसमें जो ऊपर वाला भाग है वो कहलाता है थोरेसिक कैविटी या फिर वक्ष गुहा,
और इसके नीचे वाला भाग कहलाता है अब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा, और इसके नीचे वाला जो जांघ में उपस्थित होता है वो भाग कहलाता है पेल्विक कैविटी, या फिर इसे बोलते हैं हम श्रोणि गुहा। तो जो वक्ष गुहा होती है इसमें क्या होता है, आपका श्वसन तंत्र उपस्थित होता है। ये उपस्थिति के विषय में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद में जो अब्डोमिनल कैविटी उदर गुहा होती है इसमें उपस्थित होता है आपका पाचन तंत्र, और इसके बाद में जो श्रोणि गुहा होती है इसमें जो नर जनन तंत्र होता है, नर मादा दोनों ही जनन तंत्र होता है वो इसके अंदर उपस्थित होता है श्रोणि गुहा में। तो ये सामान्य स्थिति के रूप में हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये क्या होता है। तो एक बात तो आप ये ध्यान में रखिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम श्वसन तंत्र यानी कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जब एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं हो पाएगा, और वजह मैं आपको अभी साफ कर देता हूं कि कैसे नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम की ब्रीफली बात कर लेते हैं कि मान लीजिए ये कोई ब्लड वेसल्स है, यानी कि रुधिर केशिका या ब्लड वेसल्स, रुधिर केशिकाएं या ब्लड वेसल्स, यहाँ पे कोई सेल्स या ऊतक उपस्थित है। अब देखो हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो आपको पता ही है मुख के माध्यम से कहाँ जाता है, ब्लड में ही जाता है। तो इस ब्लड में मान लीजिए भोजन जो ग्रहण किया वो पाचन होने के बाद इसमें ग्लूकोज के रूप में हमें प्राप्त हो गया, और इधर से ब्लड के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन उपस्थित होती है, तो ये ऑक्सीजन भी हमें प्राप्त होगी। सभी सेल्स में एक जैसी क्रिया होती है। श्वसन में बात करें तो यहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त होगी, ब्लड प्राप्त होगी। ये ऑक्सीजन क्या करती है, इसके साथ में क्रिया करती है। ये क्रिया क्यों करती है, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी एक्टिविटी होती है, क्रियाएं होती हैं, उन सबको आगे संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे आपको याद रखना कि जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी या फिर जो प्रकाश ऊर्जा है इस रूप में प्राप्त नहीं होती है, वो किसी अन्य रूप में प्राप्त होती है। वो रूप कौन सा, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन क्रिया करती है और यहाँ पे एटीपी की जो फॉर्म बनती है वो बन जाती है जो ऊर्जा की फॉर्म होती है, जिसे हम कोशिका की मुद्रा भी कहते हैं, और इसके साथ में CO2 गैस रिलीज होती है। ये होता मुख्य पाचन तंत्र का कार्य। सामान्यतः हम बात करें तो जो स्टार्च होती है वो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। स्टार्च की बात करें तो ये लगभग 2000-3000 तक ग्लूकोज की अणुओं की बनी हुई एक लंबी श्रृंखला होती है, यानी कि बहुत सारे ग्लूकोज हैं वो आपस में इस प्रकार के जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं। और जो पाचन तंत्र उसका कार्य क्या होता है कि एंजाइमों की सहायता से इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, यानी ग्लूकोज के रूप में प्राप्त कर लेता है। यही ग्लूकोज ब्लड वेसल्स में जाता है और कोशिकाओं को प्राप्त होता है, और इधर से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, और ऑक्सीजन प्राप्त होने के बाद में ये क्रिया होती है और एटीपी की प्राप्ति होती है, जिसके आगे फिर एटीपी का यूज करके जो ह्यूमन में होने वाली जो क्रियाएं हैं वो आगे संचालित होती है। ये होता है सामान्यतः जो मानव पाचन तंत्र की जो क्रिया होती है उसमें। अब एक बार हम जो ऑक्सीजन होती है ये कैसे प्राप्त होती है ये और देख लेते हैं एक बार, क्योंकि आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं। इसके बाद में जो कल का वीडियो या नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जो टॉपिक है हमारा पाचन तंत्र वहां से स्टार्ट करेंगे। तो हम श्वसन तंत्र के विषय में थोड़ा सा ब्रीफली और देख लेते हैं कि कैसे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, कैसे CO2 निकलती है। ये तो हमने देख लिया कि ऑक्सीजन कहाँ यूज होती है और CO2 कहाँ बनती है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो फेफड़े होते हैं वो इस प्रकार से होती हैं, और ये आप शुरुआत से स्ट्रक्चर बनाते आ रहे हैं। इस प्रकार की संरचना होती है फेफड़ों की। ये ऊपर मुख होता है, चलो मैं पूरा ही बना देता हूं। यहाँ पे एक तरफ तो जो पाचन नली हमारी वो हो जाएगी, और एक तरफ होती है, दोनों ही क्या होती है साथ में जुड़ी हुई होती है, कॉमन होती है। और यहाँ पर जाकर के फिर जो आपकी थोड़ी सी कैविटी है यहाँ पे ये बढ़ जाती है दो भागों में,
जो दो राइट एंड लेफ्ट फेफड़ों में चली जाती है। और यहाँ पे बात करें तो जो ऑक्सीजन गैस होती है वो यहां से अंदर प्रवेश करती है, जो नासिका है आपका उसके माध्यम से ये अंदर प्रवेश करती है और प्रवेश करके ये फेफड़ों में पहुंच जाती है। अब होता क्या है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स उपस्थित होती है इसके नीचे, ऐसे तो नहीं होती है लेकिन सामान्यतः बात करें तो इस प्रकार से होती है। जैसे आपके ये दो फेफड़े हो गए और ये इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो जो ब्लड वेसल्स है वो इस प्रकार से आती हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इस प्रकार से दिखा देता हूं। अब होता क्या है, इसमें जो ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन इस ब्लड में चली जाती है, और यहां से मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको कोशिकाओं को प्राप्त हो जाती है, जो CO2 बनती है उन कोशिकाओं के द्वारा इसमें CO2 डाल दी जाती है और ये CO2 इसमें आ जाती है और यहां से होती हुई ये CO2 बाहर निकल जाती है। ये क्रिया होती है श्वसन की। इस डिटेल में हम आगे जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे श्वसन तंत्र, तो उसमें हम डिटेल से बात करेंगे। तो हमने अभी ये पता किया कि ऑक्सीजन कैसे आती है। ऑक्सीजन हमारे नासिका के द्वारा फेफड़ों में आती है और फेफड़ों से ब्लड वेसल्स में आती है, रुधिर केशिकाओं में आती है, वहां से कोशिकाओं को प्राप्त होती है, जिससे क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और जिससे हमें एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा प्राप्त होती है। CO2 बनती है, CO2 इसी श्वसन तंत्र के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है। अब इसके बाद में बात करते हैं हम जो परिसंचरण तंत्र होता है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ब्लड किसका पार्ट है, परिसंचरण तंत्र का पार्ट है। तो परिसंचरण तंत्र का पार्ट भी है, तो इस कारण से हम परिसंचरण तंत्र को भी ब्रीफली देख लेते हैं एक बार। इसके बाद में हम तीनों के विषय में एक एक करके डिटेल से अध्ययन करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो जो परिसंचरण तंत्र होता है ये थोड़ा सा जटिल होता है। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि परिसंचरण तंत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं। इसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। ये क्या होता है, मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो इसमें हार्ट होता है, यानी कि हृदय, और एक तो दूसरा पार्ट होता है वो होता है रुधिर केशिकाएं या रुधिर वेसल्स या रुधिर वाहिनियां बोल दो। ये होती है 3 प्रकार की। अब 3 कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है आर्टरी, और एक होती है वेन, और एक होती है ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज इसको बोलते हैं हम धमनी, और इसे बोलते हैं सीरा, और ये हो जाएगी रुधिर केशिकाएं। ये 3 पार्ट होते हैं ब्लड वेसल्स के, यानी कि एक तो इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हार्ट पार्ट होता है, और 3 पार्ट ये होते हैं हार्ट, और साथ में आर्टरी, वेन और ब्लड कैपिलरीज या धमनी, सीरा, रुधिर केशिकाओं से मिलकर आपका सर्कुलेटरी या परिसंचरण तंत्र बनता है। ये ब्लड के पार्ट होते हैं आपके, यानी कि ब्लड इन्हीं से होकर के प्रवाहित होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। तो अभी बात कर लेते हैं कि कैसे स्थित होती है ये। ये आपके फेफड़े हो गए, और यहां पर आपका हार्ट होता है, लेकिन मैं यहां बना देता हूं क्योंकि इसको समझने के लिए एक बार अच्छे से बनाना पड़ेगा। यहां पे मैं आपका हार्ट बना देता हूं एक बार। चार चेंबर होते हैं इसमें। 4 चेंबर कौन कौन से होते हैं? देखो, ऊपर वाले होते हैं ये तो कहलाते हैं आलिंद। अगर वो राइट में है तो वो क्या कहलाएगा, राइट आलिंद हो जाएगा, राइट एट्रियम हो जाएगा।
राइट एट्रियम या दायां आलिंद। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं मैं, तो आप इंग्लिश और हिंदी वाले दोनों के लिए वीडियो है और अच्छे से समझ लेना इसको। इसके बाद में अगर वो लेफ्ट में है तो लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दूर लिख देता हूं क्योंकि बाद में वेसल्स बनाएंगे तब दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पे हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, या इसे बोलते हैं बायां आलिंद। यानी 4 चेंबर होते हैं, ऊपर वाले चेंबर कहलाते हैं, एक तो दायां आलिंद, एक हो जाएगा बायां आलिंद। इसी प्रकार से नीचे वाले होते हैं, ये कहलाते हैं वेंट्रिकल, या इसे हम बोलते हैं नीले। तो राइट यानी कि दायां वाला तो राइट हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल। ऐसे बोलते हैं दायां नीले। ठीक है, और इधर ये हो जाएगा बायां नीले, या इसे बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे बोलते हैं बायां नीले। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि किस प्रकार से इसकी स्थिति होती है। ये मान लीजिए हार्ट होता है, ऊपर वाला ये चेंबर कहलाता है राइट एट्रियम, और इसे हिंदी में बोलते हैं दायां आलिंद। और इसके बाद में ये वाला कहलाता है बायां आलिंद, या इसे बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाला ये वाला कहलाता है राइट वेंट्रिकल, और इसे हिंदी में बोलते हैं दायां नीले। और ये वाला कहलाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे बोलते हैं बायां नीले। ये होती है हार्ट की संरचना, जिसमें क्या होते हैं 4 कोष्ठ उपस्थित होते हैं, या 4 भागों में बटा होता है। ऊपर वाले जो कोष्ठ होते हैं वो कहलाते हैं, कक्ष होते हैं वो कहलाते हैं, जो लेफ्ट साइड में सामान्यतः बात करें तो आलिंद कहलाते हैं, लेकिन जो लेफ्ट यानी कि राइट साइड में उपस्थित होता है वो तो दायां आलिंद कहलाता है या राइट एट्रियम कहलाता है। लेफ्ट साइड में उपस्थित होता है वो बायां आलिंद या लेफ्ट एट्रियम कहलाता है। इसी प्रकार से नीचे वाले कहलाते हैं नीले, राइट में उपस्थित होता है वो कहलाता है राइट वेंट्रिकल या दायां नीले, और लेफ्ट में उपस्थित होता है लेफ्ट वेंट्रिकल या बायां नीले कहलाता है। अब जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं, इसमें क्या होती है 2 शिराएं निकलती हैं, एक यहां से निकलती है और एक यहां से निकलती है। ये कहलाती है महाशिरा, या इसे वेना कोवा भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, ये 2 भागों में बटी होती है, एक तो सुपीरियर वेना कोवा होती है, एक इंफीरियर वेना कोवा होती है। सुपीरियर वेना कोवा ऊपर की तरफ वाली होती है, नीचे की तरफ जो निकलती है वो कहलाती है इंफीरियर वेना कोवा। इसमें क्या होता है, जो टिश्यूज होते हैं उसमें जो अशुद्ध रक्त होता है, CO2 युक्त रक्त, वो निकल करके हार्ट के पास आता है। तो ये मैं अच्छे से एक बार समझा दूंगा, एक बार इसको और बना लेते हैं। जो आपकी आर्टरी होती है, ये वाली जो है ये होती है आर्ट, ये इस प्रकार से निकलती है, और यहां पे उपस्थित होता है टिश्यू। ये आगे जाकर के छोटे छोटे पार्टों में बट जाती है।
ये जो यहां से निकलती है इसे बोलते हैं हम महाधमनी, या इसे एओर्टा बोलते हैं, महाधमनी या एओर्टा। अब होता क्या है कि सबसे पहले जो आपकी ये वाली है महाशिरा, ये यहां से जो अशुद्ध रक्त होता है CO2 युक्त रक्त, वो लेके आती है, यहां से होता हुआ यहां आ जाता है। इसे हम अशुद्ध रक्त भी कहते हैं, यानी कि CO2 युक्त रक्त या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे लिख देता हूं मैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, विऑक्सीकृत रुधिर। ये यहाँ से जो आपका टिश्यू होता है, यहाँ से होता हुआ ये आपकी जो राइट एट्रियम है, यानी कि दाएं आलिंद में आ जाता है, और दाएं आलिंद से ये आता है यहाँ बाएं आलिंद में। तो इसको मैं इसी से बना देता हूं कि जिससे आपको अच्छे से अलग से समझ में आए। जो दाएं आलिंद होता है इससे किस में आ जाता है, दाएं नीले में आ जाता है, और यहां से होता हुआ ये यहां निकल जाता है। और ये होती हैं दो कैपिलरीज होती हैं। ये क्या होती हैं, यहां से निकलती हैं और ये इधर आगे जाकर के दो भागों में बट जाती है। ऐसे दोनों फेफड़ों को फिर रुधिर प्राप्त होता है, और ये रुधिर कौन सा होता है, अशुद्ध रुधिर होता है, जो यहां से निकल कर यानी कि नीले से होता हुआ कहां पहुंच जाता है, फेफड़ों में पहुंच जाता है। और ये दोनों जो नलिका ये कहलाती है पल्मोनरी आर्टरीज कहलाती हैं, या हिंदी में बोलते हैं इसे फुफ्फुसीय धमनी। इसके बाद में यहां से रुधिर होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। देखो CO2 युक्त रुधिर आता है, लेकिन वो बाद में ऑक्सीजनेटेड होकर के यहां से रुधिर फिर आ जाता है, यहां से होता हुआ इसमें, यानी कि जो बायां आलिंद होता है उसमें शुद्ध रुधिर आ जाता है, और इसे बोलते हैं हम पल्मोनरी वेन बोलते हैं, सीरा। तो ये थोड़ी सी अपवाद होते हैं। सामान्यतः बात करें तो जो जितने भी वेन होती हैं, सिराएं होती हैं, उनमें अशुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन होती है, पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, अशुद्ध रुधिर बहता है, ये थोड़ा सा याद रखिए। और पल्मोनरी वेन होती है, वेन में सभी में क्या होता है, अशुद्ध रुधिर होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन या फुफ्फुसीय सीरा होती है उसमें शुद्ध रुधिर होता है। इसी प्रकार से जितनी भी आर्टरीज हैं उन सभी में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें अशुद्ध रुधिर होता है। और ये भी ध्यान में रखिए कि जितनी भी आर्टरीज होती हैं ये ब्लड को हमेशा हृदय से दूर लेके जाती है, जबकि जो सिराएं होती हैं ये सभी रुधिर को कोशिकाओं या शरीर के अन्य भागों से हृदय में लेके आती है, यानी कि हृदय के पास लाती है या हृदय के अंदर लेके आती है। जबकि जो आर्टरीज होती हैं, सिरा धमनियां होती हैं, वो हृदय से रुधिर को दूर ले जाती हैं। अब यहां से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के बाद इसमें आ जाता है, और इससे होता हुआ इसमें आ जाता है, जो कि बायां नीले होता है, और नीले से यहां से होता हुआ ये चला जाता है जो महाधमनी या एओर्टा है उसके अंदर, और यहां से हो जाता है, ये कौन सा रुधिर होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये ऑक्सीकृत रुधिर होता है, ये इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। यहाँ पे क्या होता है, ये प्राप्त कर लेते हैं, टिश्यू होती हैं, और ये प्राप्त फिर क्या करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की क्रिया करवा लेते हैं, एटीपी प्राप्त हो जाती है, और एटीपी के बाद में जो CO2 बनती है वो यहाँ से निकाल दी जाती है, किसमें डाल दी जाती है, महाशिरा में डाल जाती है। और ये आपको छोटी छोटी जो शाखाएं बन जाती है क्या, किसकी, जो धमनियां है उसकी, ये कहलाती है कैपिलरीज या फिर रुधिर केशिकाएं, रुधिर केशिकाएं। ये होता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। थोड़ा जटिल जरूर है, लेकिन आप अच्छे से देखेंगे तो नॉर्मली समझ में आ जाएगा। जब इस टॉपिक की बात करेंगे तो उस समय और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बार आज हमने क्या किया था, ब्रीफली अध्ययन किया था इसका। ये वाला जो चित्र है थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आगे हम जब बात करेंगे परिसंचरण तंत्र की तो इसी प्रकार से हम अच्छे से देखेंगे इसको।
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे आने वाले वीडियो में हम जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला पार्ट है यानी कि पाचन तंत्र, उसके विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।